जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, आज हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारा चैप्टर चल रहा है ना, उसका लास्ट वीडियो है। तो लास्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 करेंगे, ठीक है ना। ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है। इससे अगली वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। मैंने पहले ही क्वेश्चन कर दिया क्योंकि ये वीडियो 2-3 क्वेश्चन की होगी, तो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैंने पहले ही करके रखा। मैं आपको ऐसे समझा दूंगा, ठीक है ना। देखो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे को ये सॉल्व करना है। देखो, पहली बात, हमारा जो रूल नंबर फर्स्ट था उसमें हम डिग्री देखा करते थे, ठीक है। पर अगर हमारे पास एक्स और वाई कुछ बाहर आते थे तो हम उसमें रूल नंबर 2 लगाते हैं। इसमें रूल नंबर 2 भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लगा के देख लेना, ठीक है, क्या पता आ जाए। पर ये जो क्वेश्चन होगा इसमें हम रूल नंबर 4 का भी यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन बोला आपको ये, इसको सॉल्व करना है। इसमें हमारे पास ये m था, ये n था। m की डिफ्रेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करी तो हमारे पास ये आ गया। n की डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में की तो ये आ गया। दोनों के दोनों इक्वल नहीं है, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू फाइंड आउट एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर टू सॉल्व इट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 4 हम क्या करेंगे, जो हम n की डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करते हैं उसको हम पहले लिखेंगे, और जो m की डिफ्रेंशिएशन हम y के रिस्पेक्ट करेंगे उसको बाद में लिखेंगे, और बीच में लगा दिया माइनस, ठीक है। इस केस में जो डिनोमिनेटर में आता है वो आता है m। इसको जब सॉल्व करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा कोई भी हमारे पास वैल्यू आएगी जिसमें हमारे पास सिर्फ y होगा, x नहीं होना चाहिए, तो मतलब वो y का फंक्शन है। तो उस केस में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा बनेगा क्वेश्चन का, वो क्या बनेगा, एक्सपोनेंशियल की पावर में उस फंक्शन की इंटीग्रेशन, मतलब एक्सपोनेंशियल की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है। तो हमने ये, हमारे को रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग ये पता है। अब देखो, ये हमने करा सॉल्व, क्या हो जाएगा, एन की डिफ्रेंशिएशन की एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये आया, इसको हमने पहले लिखा है, ठीक है, माइनस लगा के फिर ये लिखा है, और डिनोमिनेटर में हमने एम लिखा है। कटने के बाद ये कट गया, और यहाँ पे क्या आ गया, 1/y। समझना बात को, फंक्शन किसका आया यहाँ पे, 1/y आया। 1/y एक y का फंक्शन है, क्योंकि इसमें x तो है नहीं, ठीक है, तो ये y का फंक्शन है। तो अगर ये y का फंक्शन हुआ तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, एक्सपोनेंशियल की पावर में इंटीग्रेशन में उस फंक्शन की इंटीग्रेशन, तो 1/y की इंटीग्रेशन, तो एक्सपोनेंशियल की पावर में 1/y की इंटीग्रेशन। 1/y की इंटीग्रेशन होती है log x log y, ठीक है ना। तो और हाँ, एक और बात कि एक्सपोनेंशियल की पावर में जब log होता है ना, तो उसकी वैल्यू होती है 1। क्यों होती है 1, क्योंकि एक्सपोनेंशियल और लॉगरिदमिक फंक्शन जो होते हैं वो एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, समझ रहे हो। तो एक्सपोनेंशियल की पावर में जब लॉग आता है उसकी वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास y बचेगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, y। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्या काम होता है, इक्वेशन में मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन थी उसको एग्जैक्ट बनाना, तो ये वही करेगा। देखो अब क्या होगा, नाउ मल्टीप्लाई y इन द इक्वेशन नंबर 1, वी गेट इक्वेशन नंबर 1, मतलब हमारा ये क्वेश्चन जो है इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया है। इसमें इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब y को मल्टीप्लाई कराना है। y को मल्टीप्लाई कराया तो यहाँ हो गया y का स्क्वायर, और ये एक्स वाई ये, और जब हमने m की डिफ्रेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करी, n की डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करी, तो क्या आ गया, 2xy प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 2y, 2xy प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 2y, दोनों बराबर बराबर आ गए। मतलब क्या हुआ, अब जो हमारे पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनी वो ये बनी। तो हमारे को बोला था इसको सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, पहले तो भाई देखो कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमने प्रूव कर दिया कि ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इजकल टू 0, और ये हमारे पास दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। तो इस इक्वेशन की इंटीग्रेशन ही इसका सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। एक इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, जो हमारे पास m होता है उसकी इंटीग्रेशन इस तरह से होती है कि उसमें जो y होता है वो कांस्टेंट होता है, क्योंकि m की इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में होती है, ठीक है ना। और जो n होता है उसमें वो टर्म्स लेनी होती है जिसमें x ना हो, या फिर मैं दूसरी तरफ से बोलूँ कि वो टर्म नहीं लेनी जिसमें x हो। यहाँ पे एक टर्म है ये पूरी मल्टीप्लिकेशन में जिसमें x है, तो ये पूरा n ही नहीं लेना है, आपके पास बिल्कुल सॉल्यूशन बहुत आराम से निकल जाएगा। इसकी इंटीग्रेशन करनी है x के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में जो आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे ये वाला, और इक्वल टू में 0 होता है तो 0 की इंटीग्रेशन होती सी, हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो y का स्क्वायर बाहर आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में, और ये अंदर जो हो जाएगा वो हमारे पास ये सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर लोगे, मेरे को पता है, ठीक है। तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का हमारे पास आंसर, मतलब क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ना। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर आता है क्वेश्चन नंबर 14। देखो, ये वाला जो क्वेश्चन नंबर है ये आपको खुद करना है, ठीक है। मैं अभी बता दूंगा, ये रूल नंबर 5 पे बेस्ड है, हमने रूल नंबर 5 के क्वेश्चन नहीं किए, अभी करने वाले। मैं क्वेश्चन जो अभी बताऊंगा आपको
बिल्कुल आपको वैसे ही करना है। ये वाला थोड़ा इजी है, मैंने थोड़ा टफ वाला चका है, वो समझा दूंगा आपको, इजी आराम से आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 जो भी है वो रूल नंबर 5 पे बेस्ड है। देखो ये हमारे पास है क्वेश्चन, 2x का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस वाई डी एक्स माइनस एक्स का क्यूब वाई माइनस 3x डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, इसको करना आपने सॉल्व मतलब सॉल्यूशन निकालना है। आपको कुछ नहीं देखना है, सबसे पहले आपको जो ये m है इसको डिनोट कर देना कि ये m है, ये n है। ठीक है, इक्वल टू 0। अच्छा हाँ, एक और बात, जिस सीक्वेंस में मैंने क्वेश्चन लिखा है ना, और प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने लिखा था, बिल्कुल उसी सीक्वेंस में आपको क्वेश्चन करने हैं। अगर आप वैसे ही सीक्वेंस में करते हो, आपका आधा नंबर भी नहीं कटने वाला, बिल्कुल भी नहीं, पूरे नंबर मिलने वाले। ठीक है, तो जैसा जैसा लिखा है बिल्कुल वैसा लिखना है। ठीक है, आपको ऐसा नहीं कि ये वाला ना लिखे और हम डायरेक्ट ही कर दें, नहीं ऐसा नहीं करना है। आपको बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है। मैंने बहुत सोच समझ के लिखा है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। नाउ अब देखो यहाँ पर क्या करना है, m की डिफ्रेंशिएशन हम करते हैं y के रिस्पेक्ट में, n की x के रिस्पेक्ट में करी तो दोनों इक्वल नहीं आए। तो यहाँ पर हम अगर फिफ्थ रूल लगाएं, पहले तो आपको बता देता हूँ फिफ्थ रूल होता क्या है। देखो रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग क्या है, हम अपने क्वेश्चन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करके कुछ वैल्यूज़ निकालते हैं, उस वैल्यूज़ से हम अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, उसको अब देखो जैसे यहाँ पे ये है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन है, इसके साथ अपने क्वेश्चन को कंपेयर करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक्स वाई कॉमन निकाले गए बाहर, कुछ कुछ पावर के, जो भी इसकी पावर होगी। ठीक है, हमने भी अपने क्वेश्चन में एक्स और वाई कॉमन निकाल देने। अगर नहीं कॉमन है तो एक्स की पावर में 0, वाई की पावर में 0 तो कॉमन आएगा ही। ठीक है, यहाँ पर अंदर देखना है, यहाँ पे है डी एक्स और डी वाई। यहाँ पर क्या है, हमारे पास डी एक्स है और डी वाई इधर वाली साइड है, मतलब इन सब को पहले अंदर मल्टीप्लाई करना है। जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन था, डी एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया दोनों के साथ, डी वाई को दोनों के साथ। ठीक है, अब जो डी एक्स और डी वाई है, देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एक साथ ले ली, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एक साथ ले ली, क्योंकि हमने डी एक्स और डी वाई करना ना एक साथ। यहाँ देखो डी एक्स और डी वाई, डी एक्स और डी वाई। अब आप ये पूछोगे कि भाई ये वाली और ये वाली टर्म क्यों ली, क्योंकि देखो यहाँ पर एक्स और वाई दोनों कॉमन आ सकते हैं। इसमें ना, इसमें एक्स नहीं है तो इसमें वाई नहीं है, तो ये दोनों एक साथ हो जाएंगे। समझ रहे हो, इसमें एक्स और वाई दोनों कॉमन आ जाएंगे, इसलिए इसको साथ में लिख लिया। तो अब यहाँ पे डी एक्स और डी वाई साथ में हो जाएंगे। तो जब हम इसमें से x और y दोनों कॉमन निकालेंगे, जितनी भी पावर के होंगे, हमारे पास कुछ अंदर बचेगा, कुछ ऐसा कि इसमें यहाँ पे dx होगा और यहाँ पे dy होगा। वही हमारे पास ये रूल के अकॉर्डिंग भी होता है। ठीक है, अब देखो x की पावर में जो भी हमारे पास निकलेगा उसको बोलेंगे a, y की पावर में जो भी निकलेगा उसको बोलेंगे हम b। ठीक है ना, और जो dx के साथ हमारे पास जो कॉफिशिएंट होगा, कॉफिशिएंट की बात हो रही है, y की बात नहीं हो रही है, कॉफिशिएंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे उसको बोलेंगे हम m, और dy के साथ जो भी होगा उसको बोलेंगे n। जैसे ये हमारे पास है ये वाला, यहाँ पे हमारे पास कॉफिशिएंट क्या है, 2 है, तो इसकी वैल्यू क्या हुई, ये क्या हुआ हमारे पास m हुआ। यहाँ पर हमारे पास कॉफिशिएंट क्या है, माइनस में 1। ठीक है ना, प्लस होना चाहिए, तो यहाँ पे प्लस लगा के हम इसको -1 लिख सकते हैं, इस तरह से -1। तो हमारे पास n की वैल्यू क्या होगी, -1। उसी तरह से यहाँ पे इसको बोलेंगे a डैश, b डैश, m डैश, n डैश। बस इन सब की वैल्यू निकालनी है। देखो यहाँ पे a की वैल्यू, b की वैल्यू, m की वैल्यू, n की वैल्यू, a डैश, b डैश, m डैश, n डैश। कोई दिक्कत अगर होगी तो कमेंट बॉक्स में आप बोल देना, मैं एक सेपरेट वीडियो बना के उसको टेलीग्राम चैनल पे अपने डाल दूंगा, तो आप वहाँ से देख लेना फिर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये चीज़ हमारे पास आ गई, इसका हमारे पास काम क्या है, हमारे पास जो ये रूल कहता है, इसमें कहता है कि अपने जो क्वेश्चन है उसको इसके साथ कंपेयर करो और ये a b m n की वैल्यू निकाल दो। a b m n, a डैश, b डैश, m डैश, n डैश। इससे होगा क्या, इससे इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा। कैसे, x की पावर में h, y की पावर में k इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। अब हमने वैल्यू निकाली a b m n, ठीक है, इसमें कहीं h k तो आया ही नहीं, तो हम कैसे बोले कि भाई इससे कैसे, मतलब क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलेगा। सब्र करो, देखो क्या होता है कि h और k हमारे को निकालने पड़ते हैं, उनको निकालने के लिए a b m n की ज़रूरत पड़ती है। हमारे पास क्या है, a b m n। ठीक है, ये पहला ले लो a में अगर हमने क्या निकालना है, h निकालना है, a में h प्लस वन आप ऐसे ही रख लो। ठीक है, इसमें हम पहला डालेंगे m, ये इक्वल टू दूसरा क्या है b में हम दूसरा क्या निकालना है, k, प्लस इसमें एक जोड़ दो और ये ले लो नीचे। समझ में आया कुछ कि हमने किस तरह से फॉर्मूला लिया है। हम इस फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे, h और k,
अब ये दोनों साइड लगाना है क्योंकि हमारे पास ए डैश बी डैश की टर्म्स भी है, एम डैश एन डैश वाली टर्म भी है, तो हमारे को दोनों तरफ करना है। क्या करना है, इस तरह से ए डैश प्लस एच प्लस वन डिवाइडेड बाई एम डैश इज इक्वल टू बी डैश प्लस के प्लस वन डिवाइडेड बाई एन डैश। इससे क्या होगा आपके पास, जैसे आपको इसको सॉल्व करोगे क्योंकि आपको ए बी की वैल्यू पता है, एम एन की वैल्यू पता है, ठीक है, तो आप इसको जब डालोगे तो यहाँ पे दो इक्वेशंस बन जाएगी। अब जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो जब वैल्यू निकलेगी एच और के की, तो वहाँ से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आफ्टर सॉल्विंग द टू इक्वेशंस हमारे पास एच और के की दो वैल्यूज़ निकलेगी। अब हमारे को पता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, एक्स की पावर में एच, वाई की पावर में के। तो एक्स की पावर में ये डालो, वाई की पावर में ये डालो, ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये हो जाएगा। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्या मतलब होता है, इक्वेशन में मल्टीप्लाई कराने के बाद वो इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाती है। तो बन जाएगी, देखो जब हमने नाउ मल्टीप्लाई दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर टू द इक्वेशन वी गेट, हमने जो हमारा क्वेश्चन था उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब इसमें ये m है और ये n है। जब आप m की डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में, n की डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करोगे, दोनों इक्वल आ जाएंगे, ठीक है ना, उसमें कोई डाउट नहीं है। वो मैंने किया नहीं है, पर आप कर लेना अगर आपको डाउट है कोई, वरना करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप बुक में भी देख सकते हो, ये वाला लास्ट क्वेश्चन है बुक का, जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सो नाउ दिस इज़ आवर मेन इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास मेन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। तो नाउ इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, दोनों की क्या करनी है, हमें इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन में जो n वाली टर्म होती है, इसमें हमें वो टर्म नहीं लेनी जिसमें x होगा, दोनों में x है तो पूरा n नहीं लेना, सिर्फ इसकी इंटीग्रेशन करनी है x के रिस्पेक्ट में जिसमें y हम कांस्टेंट लेते हैं। तो ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे भी ख़त्म करोगे कोई दिक्कत नहीं है, बस इंटीग्रेशन हो जानी चाहिए, ठीक है। ये भी इसका सॉल्यूशन हो सकता है, ये भी इसका सॉल्यूशन हो सकता है, दोनों इसके सॉल्यूशन है। तो यही हमारे पूरे चैप्टर का एंड हो गया, यही हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ख़त्म होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आप बुक में देख सकते हो, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 था ये वाला, ठीक है, दिख रहा है आपको, हाँ। तो ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 25 है, ये वाला हमने अभी किया है, ठीक है, ये वाला, इसमें ये वाला सॉल्यूशन है, ठीक है। मैंने सॉल्यूशन यहाँ पे एग्जैक्ट लिखा है, तो बाकी मैंने खुद ही करके लिखा था। बाकी यहाँ से हमारा थर्ड चैप्टर आगे स्टार्ट होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो यहाँ पे छूट गया हो, आप बिल्कुल मज़े से आराम से वीडियोस देख के, और कुछ अगर आपके बुक नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, तो अगली वीडियो से हम यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो अगली वीडियो में मिलते हैं। जय श्री राम।